आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 5 केमिस्ट्री के सीरीज में चैप्टर 5 को देखेंगे। चैप्टर 4 तक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। चैप्टर 5 का टॉपिक है मिश्र धातु। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं की रचना होती है। इनमें कार्बन जैसे अधात्विक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों को भी प्रदर्शित करती है जिनसे मिलकर वो बना होता है। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से धातुएं बनती हैं। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें एक बड़ा अनुपात लोहे का होता है तथा अल्प परिमाण में कार्बन व अन्य तत्व होते हैं। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी धातुएं हैं। पीतल तांबे और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल एवं कार्बन का मिश्र धातु है। चांदी के उपकरणों और जराव के कामों में प्रयुक्त चांदी को खड़ी चांदी या स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। यह चांदी और तांबे की एक मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है और यह तांबे और एल्युमिनियम की एक मिश्र धातु है। अन्य उपयोगी मिश्र धातु है रांगा, ये सीसा और टीन का बना होता है। अल्निको लोहा एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट का बना होता है। नाइक्रोम निकेल लोहा क्रोमियम मैग्नीज का बना होता है। धातुएं अपूर्णव्य संसाधन है। स्वर्ण आभूषण प्रायः 22 कैरेट के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा और चांदी होते हैं। एकदम शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। मिश्र धातुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं तथा उनके अवयव तथा उनका उपयोग इस प्रकार है। मिश्र धातु, उनके अवयव और उनका उपयोग एक एक करके देखेंगे। पहला है पीतल। तो पीतल तांबा जिंक का मिश्र धातु है। इसके अवयव तांबा और जिंक है और इसका उपयोग है बर्तन और सजावटी सामान को बनाने में। दूसरा है स्टील। स्टील लोहा कार्बन का बना अवयव है। इसका स्टील का लोहा और कार्बन अवयव है। परिवहन के साधनों भवनों तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तीसरा है स्टेनलेस स्टील। लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन आदि में इसका प्रयोग होता है। मतलब इसका अवयव है लोहा निकेल क्रोमियम एंड कार्बन। लोहा निकेल क्रोमियम एंड कार्बन 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। खेल का सामान बर्तन एवं दैनिक उपयोग की चीजें बनाने में होता है। चौथा है टांका या शोल्डर। सीसा टीन इसके अवयव है। टांका या शोल्डर का सीसा और टीन इसके अवयव है। जोड़ों में टांका लगाने में इसका उपयोग होता है। फिफ्थ है कांसा। कांसा का अवयव है तांबा टीन। मूर्तियों जहाज एवं सिक्कों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। सिक्स्थ है ड्यूरालुमीन। इसके अवयव है एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम मैग्नीज। वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। सेवंथ है जर्मन सिल्वर। इसके अवयव हैं तांबा निकेल जिंक। बर्तन तथा अन्य चीज बनाने में इसका उपयोग होता है। 8 है गन मेटल। 5 से 10% टीन, 2 से 5% जिंक और शेष मात्रा कॉपर की होती है। यह बेरिंग स्टील पाइप फिटिंग्स हाइड्रोलिक बल्ब आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। 9th है बेल मेटल। बेल मेटल में 80% कॉपर और 20% टीन होता है। घंटे बेल्स आदि के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। 10वां है मैग्नीशियम। 90 से 95% एल्युमिनियम और 5 से 10% मैग्नीशियम होता है। रासायनिक तुला वैज्ञानिक उपकरणों विमान के पुर्जे आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। एल्निको एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट एवं लौह शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉन मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत न्यूनतम 20% की मिश्र धातु अल्प मात्रा में तांबा प्लेटिनियम आदि की धातुएं भी उपस्थित होती हैं। जैसे कि चांदी हो गया
सोना हो गया, ये सब चीज़ें। मेडल, आभूषणों, मूर्तियों के आदि के निर्माण में इसका प्रयोग होता। नाइक्रोम मुख्यतः निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। अल्प मात्रा में लौह एवं मैग्नीज आदि भी रहता है उपस्थित। तापीय अवयव हीटिंग एलिमेंट्स में इसका प्रयोग होता। 14th है ब्रिटानिया मेटल, टीन, एंटीमनी, तांबा। टीन होता है 93%, एंटीमनी होता है 5% और कॉपर होता है 2%। विभिन्न बर्तनों यूटेंसिल्स के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अब हम प्रश्न कोष देखेंगे, जितने भी प्रश्न आ रखे हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो फिर तांबा नहीं होगा मिश्र धातु, क्योंकि पीतल तो खुद तांबा और जिंक से बना हुआ है। स्टील लोहा और तांबा से बना हुआ है। ब्रॉन्ज भी तांबा का ही मिश्रण है। तो तांबा एक मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज और स्टील मिश्र धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, क्योंकि इसमें यसद में उपचयन क्षमता। दोनों सही है इसका, और जो आड़ है वो एक का सही स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, ये जस्ते की। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यसद, जस्ता अथवा यसद जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरेदू बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिफ्थ है गैल्वीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है? ऑक्सीजन तथा नमी। लौह धातु के क्षयकरण कोडिशन के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? टीन की। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांग या टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक नरम व चांदी जैसा सफेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत SN होता है और परमाणु क्रमांक 50 होता है। ये मुझे लगता है यहाँ पे हम कंफ्यूज होकर जस्ते की लगा दे सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर जस्ता ही ऑप्शंस में देखते हैं और वही पढ़े होते हैं। बट यहाँ पे ताम्र संदूषण के लिए हमें पीतल के बर्तन पे टीन की परत चढ़ानी पड़ती है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का एक उस पर लेपन होता है। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता। पारद धातु मिश्रण है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसमें अम्लगम कहते हैं। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसको अम्लगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, धातुओं में कौन सा अम्लगम नहीं है? ठीक है, जब पारा किसी मिश्र धातु से, तो तांबा तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है तांबा खुद एक संयुक्त और मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो वो तो नहीं होगा। लोहा होगा। अम्लगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा
पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अम्लगम नहीं होता। मतलब यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, अम्लगम नहीं बनाती है, क्वेश्चन में ये है। तो लोहा नहीं बनाएगा, बाकी तांबा, मैग्नीशियम और जस्ता बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जस्ता, इसे अम्लगम कहते हैं। पारा और जस्ता, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अम्लगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है। टांका टीन और सीसा का, टीन और सीसा का, टांका टीन और सीसा का। एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। टांका या सोल्डर मिश्र धातु में 68% सीसा और टीन 32% होता है। कांसा मिश्रित अलॉय धातु है। कांसा, तांबा तो होगा, टीन होगा कांसा के साथ। कांसा में 88% तांबा होता है, जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन की। जर्मन सिल्वर सोल्डर, सोल्डर तो टीन, बी का वन हो जाएगा। ठीक है। सी का 4 ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन है। डी का 3 हाइपोसोडियम है। जर्मन सिल्वर निकेल है। जर्मन जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर, तांबा उसमें 50% होता है, जस्ता लगभग 30%, निकेल लगभग 20% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती। सोल्डर एवं गलनशील धातु है इसका। टीन तथा सीसा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, 0%, क्योंकि वो तांबा और जस्ता और निकेल से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0%। कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? निकेल तो है, जस्ता तांबा भी होगा, एल्युमिनियम नहीं है। 20, मिश्र धातुओं में किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है? तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। पीतल में 60 to 71% तक तांबा और शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा होता है, 10% टीन होता है। इसमें 5% जिंक उपस्थित होता है। और कांसे में 88 होता है। कांसे में सबसे ज़्यादा हुआ 1 नंबर पे, फिर गन मेटल में दूसरे नंबर पे, पीतल तीसरे नंबर पे और जर्मन सिल्वर 4th नंबर पे। निम्नलिखित में कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में है? तांबा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से पीतल के घटक हैं? तांबा एवं जस्ता। पीतल में 68 से लेकर 71% तक का तांबा कॉपर होता है, शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% होती है, 10% टीन और 5% जिंक उपस्थित होता है। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? पीतल में तांबा एवं जस्ता। कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? पीतल एवं कांसा। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु के निर्माण में होता है। पीतल एक कांसा ब्रॉन्ज इसकी मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 26, पीतल तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु, यह से एक तो सही हुआ। दूसरा
दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाले कण, ये तो गलत होगा। नहीं, ये सही है फोर्थ। एक मिनट, इसका आंसर बी है 1 और 3, तो ये तो गलत होगा। और तीसरा सही है पारदित और सम्मिश्रण में वे पदार्थ जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 4, क्योंकि मैग्नेटाइट Fe3O4 आयरन का अयस्क है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का अनिवार्य प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। 28, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? सी निकेल। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात जो है वो अचुंबकीय हो जाता है? निकेल की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता और तन्यता और सुगढ़ता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलता है इस्पात उतना ही कठोर हो जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ ही भंगुरता भी बढ़ती जाती है। इस्पात स्लैग स्टील स्लैग निम्नलिखित में किसके लिए सामग्री हो सकता है? बेस रोड के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए, तीनों के लिए हो सकता है। इस्पात स्लैग इस्पात निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रक्रियाओं का बाई प्रोडक्ट है। इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा 16.25% तक होती है। इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फेट आदि भी पाए जाते हैं। इस्पात स्लैग आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार तथा सीमेंट के उत्पादन के लिए आधार सामग्री के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। इस्पात स्लैग का उपयोग अम्लीय मृदा एसिडिक सॉइल्स के उपचार में भी किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो ये क्रोमियम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम के मिलाने से उत्पन्न होता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? सिलिकॉन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए मतलब कार्बन है, मैग्नीज है, निकेल है, सिलिकॉन नहीं है। इसमें आयरन 89.4%, क्रोमियम है 10%, मैग्नीज है 0.35% और कार्बन है 0.5%। इसमें सिलिकॉन नहीं पाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8 मिलाया जाता है। डब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। डब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं, क्रोमियम को मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, जस्ता नहीं, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल।
निकेल 0.8% मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। देखो, लोहा एवं क्रोमियम हो सकता है, लेकिन इसमें और भी कुछ मिलाया जाता है, तो आयरन सबसे ज़्यादा मिलाया जाता है। तो अगर क्रोमियम भी मिलाया जाता है, मैग्नीज है, कार्बन है, सिलिकॉन नहीं है लेकिन निकेल है, तो इसके लिए ऑप्शन ई करेक्ट होगा। 39 स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है? 10% है। कार्बन अच्छा जीरो, कार्बन होता है 0.2%, तो 0.122%। ठीक है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.122% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है, लगभग 89.4%, और 10% क्रोमियम होता है। 40 जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। जंग लगने लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है। अ, कथन एक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में आनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित होती हैं, जिसे जंग कहते हैं। क्योंकि जंग अर्थात भूरा पदार्थ टैनिन के जमाने से बिल्कुल और गलत है। ये सही है, क्योंकि रेनिन एवं टैनिन पौधे द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिनमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोग होता है। टैनिन जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारा मिश्र धातु चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की सीरीज में चैप्टर 6 देखेंगे। इसका टॉपिक्स है हाइड्रोजन है वो और उसके यौगिक। तो नोट्स से शुरुआत करते हैं, नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। विशाल ग्रहों बृहस्पति एवं शनि के वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन ही विद्यमान है। यह पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अपनी हल्की प्रकृति लाइट नेचर के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा द्रव्यमान के अनुसार लगभग 0.15% पाई जाती है। हालांकि संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूप्रकृति एवं महासागरों के 15.4% भाग का निर्माण करती है। द्रव्यमान के अनुसार बस 0.15% पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में, बट लेकिन संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूप्रकृति एवं महासागरों के 15.4% भाग का निर्माण करती है। हाइड्रोजन एक का परमाणु क्रमांक 1 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है। इसके परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन क्षार धातुओं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आदि और हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि दोनों से गुणों में समानताएं प्रदर्शित करता है। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और सातवें वर्ग में हैलोजन के ऊपर दोनों जगह स्थान दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और सातवें वर्ग में हैलोजन के ऊपर दोनों जगह स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 1, 2 और 3 है। इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन या प्रोटीमियम एच या H2 एच या एच बोला जाता है, ड्यूटेरियम एच या डी बोला जाता है, टाइटेरियम H3 या टी कहते हैं। प्रोटियम या ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का स्थायी समस्थानिक है, परंतु ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है। प्रकृति में ट्राइटियम अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसके कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 में यूरे ब्रिकवेट और मर्फी ने की तथा टाइटेनियम की खोज वर्ष 1934 में लोजिवियर
ब्लिकने और स्मिथ द्वारा की गई है। ये तीनों समस्थानिक एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न है। प्लूटोनियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक, जबकि ट्राइटियम के नाभिक में दो न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है। ड्यूटेरियम के गुण क्या हैं? ड्यूटेरियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलय गैस है। ड्यूटेरियम के अणु द्विपरमाण्विक होते हैं। भारी जल, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी। भारी जल का उपयोग, भारी जल एक कीमती पदार्थ है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की चाल को मंद करते हैं उसे मंदक कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में मंदक के रूप में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब कोई पदार्थ तेजी से चल रहे न्यूट्रॉनों की चाल को मंद कर देता है तो उसे मंदक कहते हैं। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक मॉड्यूलेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है ड्यूटेरियम, है ड्यूटेरियम की यौगिक बनाने में। सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक है। भारी जल साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली सामान्य अभिक्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। भारी जल पौधों के विकास को रोकता है। भारी जल में बीजों का अंकुरन रुक जाता है। मृदु और कठोर जल, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल सॉफ्ट वाटर कहलाता है, और जो कठिनाइयों से झाग देता है, कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि के लवणों में घुले होने के कारण होता है। मतलब कठोरता किसके लिए होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। बारिश का पानी एक कठोर जल है। आप देखेंगे उसमें आप अगर कपड़ा वॉश करते हैं तो वो बिल्कुल भी झाग नहीं देता। साधारण साबुन स्टेरिक अम्ल C17H35COOH का सोडियम लवण होता है। सोडियम एस्टिरेट साबुन जल में विलय है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1888 में थेनार्ड ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की थी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र H2O2 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुण, शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड फीका नीला पेल ब्लू गाढ़ा द्रव है। यह जल अल्कोहल और ईथर में विलय है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका आपेक्षिक घनत्व 1.47 होता है। इसका क्वथनांक 150.2 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0.43 डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोजन पर पेरोक्साइड के प्रयोग, पहला प्रयोग है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तनु विलीन, जर्मीसाइड और प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और कान साफ करने में काम आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं के का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है। दूध, शराब आदि का परीक्षण प्रिजर्वेशन करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयुक्त रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों और टॉर्पीडो के नूतन propulsion में होता है। यह स्वयं ईंधन फ्यूल के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब हम लोग इसका प्रश्न कोश देखेंगे, क्या क्या प्रश्न आ चुके हैं मिस्र इससे, हाइड्रोजन और उसके यौगिक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का नाम क्या होगा? तो XH4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के अनुसार H2O हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है? 11.11%। H2O का आणविक द्रव्यमान है 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशतता 2/18 × 100, तो 11.11%।
हाइड्रोजन गैस एक मूल अणुग्राम ऑक्सीजन अधिकाव्य जल कर 290 केजी ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी? तो H2 हाइड्रोजन का एक मोल होता है। हाइड्रोजन एक मोल में 2 ग्राम होता है। तो 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा होगा 290 इंटू 2 इंटू 580 केजी। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? डी हाइड्रोजन को जलाने में पानी, हाइड्रोजन को जलाने से हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन निम्न वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन एक सर्वोत्तम दहन ईंधन है, इस जिसके जलने में केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी, तेल, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन और या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने पर वायुमंडल में CO2 का आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। भारी जल एक प्रकार का है, एक तो शीतलक है और दूसरा मंदक भी है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O है। भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 है। D2O रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व 1.1 तथा हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। हैवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक, मॉडरेट व शीतलक कूलेंट दोनों के रूप में ही किया जाता है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। साधारण पानी और भारी पानी। गुरु जल क्या होता है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। गुरु जल होता है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। गुरु जल होता है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी वो है होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी जल वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसने भारी जल की खोज करी है? ऊरे, HC ऊरे। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारी जल को लेकर आप उड़ नहीं सकते, तो ऊरे ने इसकी खोज करी है। भारी जल की खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायन विज्ञान हेराल्ड क्लेटन ऊरे को वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारी जल भारी पानी का अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार 20.03 ग्राम पर मोल होता है, जबकि साधारण जल का अनुभार 18.06 ग्राम मोल होता है। कठोर जल उपयुक्त नहीं हुआ है साबुन से कपड़े धोने के लिए, सभी के लिए, पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स के लिए प्रयोग के लिए नहीं है, फसल की सिंचाई के लिए भी प्रयोगिक नहीं है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पानी में पीने में लवणीय लगते हैं, कपड़ा धोने में इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता है, अतः कपड़ा धोने हेतु ये अनुपयुक्त होते हैं। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं, वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ जाता है। बॉयलर विस्फोट करने से टूट टूट जाता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि ये फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसलें कुंठित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट्स। कैल्शियम पानी की कठोरता के लिए जो उत्तरदायी है वो कैल्शियम है और मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट है। जल के पीएच का मान क्या होता है? लगभग 7 होता है। पानी का पीएच होता है लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है, इसका पीएच 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी का आयनिक लवण सुविलायक है क्योंकि इसका उसका आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है तथा यह आयनिक लवणों का सुविलायक है।
आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होता है। पानी आयनिक लवण का विलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। अब देखो, ये आईएएस के प्री 21 में पूछा गया था और ये आईएएस प्री 94 में पूछा गया था। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है नीलवणीकरण द्वारा। नीलवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस के पानी पीने से शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगनाशक की तरह काम करता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम प्रसारण द्वारा। रिवर्स ऑस्मोसिस छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि में समुद्र जल को शुद्ध किया जाता है उत्क्रम प्रसारण ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, खारे जल को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रसारण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम प्रसारण कहते हैं। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी एल्बम को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन कोagulation, ऊर्णन फ्लोक्यूलेशन तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, इसका निकेल उत्प्रेरक है। 150 से 80 डिग्री सेल्सियस पे वनस्पति घी बनता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का प्रयोग यहाँ किया जाता है? निकेल का। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में नर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह प्रक्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू निकेल के उत्प्रेरक में 150 टू 180 डिग्री सेल्सियस के साथ फिर वनस्पति घी बन जाती है। सॉरी, तो ये था चैप्टर 6। अब इसी में हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 था, अब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। So that's it for today.